यूजीसी के गाइडलाइन पे फिर आज हम लोग बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों को आदाब। आज मैं देख रहा हूँ कि अभी यूजीसी की नई जो गाइडलाइन आई है उसके ऊपर चौतरफा देशव्यापी खास करके हिंदी बेल्ट में बहुत व्यापक विरोध के स्वर दिखने लगे हैं। लगातार इसको कहा जा रहा है कि ये अपर हिस्से के खिलाफ ये कानून है और इसको कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के ओबीसी और के पक्ष में और दलित के पक्ष में ये कानून लाया गया है। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में ये सवर्ण विरोधी कानून है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये ओबीसी पक्षधर कानून है। तो मेरा तो मानना होगा, मैं इस पे बात करूंगा कि ये न सवर्ण विरोधी कानून है और न ही ओबीसी के पक्षधर पक्ष में कानून है। और क्या ये तब कोई नया डाइवर्जन करने की कोशिश है? बिल्कुल ये नया डाइवर्जन करने की कोशिश है। बड़े सवालों से को डाइवर्ट करना है छोटे सवालों के माध्यम से। इन तीन बिंदुओं पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल फैसला है। अगर मान लीजिए ये 2012 में एक कानून था, पहले से यूजीसी का एक गाइडलाइन था, उसमें ओबीसी नहीं था, एससी एसटी था। उस गाइडलाइन के जरिए भी क्या जो विश्वविद्यालयों की संरचना है, जो प्रो अपर कास्ट है, उसकी जो संरचना है, जो एंटी दलित है, एंटी ओबीसी है, क्या उस 12 की गाइडलाइन में भी उसका विरोध किया गया था, उसको बदला गया था, उसको चोट की गई थी? बिल्कुल नहीं किया गया था। तो क्या ये 2026 में इसको छेड़ा गया है? यहां भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस संरचना को बनाए रखते हुए ओबीसी के पक्ष में, दलित के पक्ष में कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता, कोई उसको लागू ही नहीं किया जा सकता है। तो यह भी कानून एक ऐसा ही कानून होगा जैसे कि 2012 का वो गाइडलाइन थी, उसी तरह का एक नया गाइडलाइन भी होगा। इसमें आप देखेंगे ये कुल मिला के पहला बात तो ये है कि बैकलॉग है बड़े पैमाने पर। ओबीसी का 80% पद खाली है, 80% प्रोफेसर्स के, एसोसिएट प्रोफेसर्स के, दलित के, एससी के, सबके खाली। विश्वविद्यालय में कोई संतुलन नाम की चीज नहीं। 40-45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति 99% सवर्ण है, अपर कास्ट। तो ये जो संरचना अगर उसकी बनी रहेगी, पूरा विश्वविद्यालय अगर ओबीसी दलित उस पिछड़े से खाली रहेगा और विश्वविद्यालय के ऊपर अपर हिस्से का अभी भी जो वर्चस्व बना रहेगा, इसके रहते हुए कोई सकारात्मक चीज भी कैसे लागू की जा सकती है? कोई सकारात्मक चीज को भी नकारात्मक कानून में बदला जा सकता है। तो इस कानून का भी वही हश्र होना है। इससे भी कोई परिवर्तन, रत्ती भर भी परिवर्तन ओबीसी के पक्ष में आने वाले समय में नहीं होने वाला है। इस जो समता सम कमेटी बन रही है उसका हेड कुलपति बना दिया गया है। कौन प्रोफेसर कुलपति के खिलाफ जाएगा? आज जो विश्वविद्यालयों की हालत है, और कुलपति को सरकार नियुक्त करती है, तो कौन कुलपति सरकार के विरुद्ध जाएगा? कौन कुलपति, यूजीसी पे कब्जा है सरकार का, कौन कुलपति जो है यूजीसी को में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जाएगा? और कुलपति की जाति ही अपने आप में उसमें बाधा बनी रहेगी। तो जो पूरी संरचना है, एंटी दलित है, एंटी ओबीसी है, एंटी जो है महिला है, एंटी जो है हर तरह के कमजोर तबकों के खिलाफ है वो संरचना। इस बार भी उस संरचना को नहीं छेड़ा गया है, इसलिए ये बिल्कुल सवर्ण विरोधी कानून नहीं है, ये बिल्कुल ओबीसी पक्षधर कानून नहीं है। एक बात तो ये हम लोगों को ये बिल्कुल गांठ, तब क्यों लाया गया है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पूरा सरकार ला रही है और सरकार के ही समर्थक इसके विरोध में जा रहे हैं? पूरा गोदी मीडिया सरकार से ही सवाल कर रहा है। क्या यह वास्तव में सवर्ण हिस्सा जो है बहुत उसके खिलाफ चला गया? बिल्कुल नहीं। यह एक प्रायोजित ड्रामा भी है। ये सरकार खुद कानून ये ला रही है और अपने ही लोगों को से विरोध प्रायोजित करवा रही है, और इससे एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि मोदी जी अपर हिस्से का विरोध सह के भी ओबीसी के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज दिया जाता है। इसको किस रूप में आप देखेंगे? इसको पॉलिटिकली आप समझिए कि 24 में हिंदुत्व की राजनीति डाउन हुई है, मोदी ब्रांड कमजोर हुआ है, अयोध्या से लेकर बनारस तक खुद हिंदुत्व का गढ़ ही संकट में पड़ा है। जानबूझ के मजबूरी में उसको सोशल जस्टिस के पिच पे आना है, सोशल जस्टिस के पिच पे कुछ सिंबोलिज्म करना है। यह कानून उसी सिंबोलिज्म के लिए है। लेकिन एक बड़ा वजह भी है, 2-3 और बड़े वजह हैं। इसको डाइवर्जन का भी इसमें पहलू है। इस समय तमिलनाडु का चुनाव है, इस समय जो है केरल में चुनाव है, वहां कोशिश हो रही है कि बीजेपी की एक लेवल पे स्टेब्लिश हो, तो वहां उन हिस्सों का बहुत वर्चस्व है, उसको एड्रेस करने की भी एक कोशिश है। लेकिन और सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है जाति जनगणना का सवाल। जाति जनगणना के सवाल पे सरकार बिल्कुल पीछे हटती हुई दिख रही है। आम जनगणना में जो 33 सवाल दागे गए हैं, उन सवालों में जाति का सवाल नदारद है, वो सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं।
ये ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार उससे पीछे हटने जा रही है। आरएसएस का दबाव बन गया है, बड़ी पूंजी का दबाव बन गया है, अपरिसर ने दबाव बना दिया है। और यही वजह है कि जिस समय इस बड़े सवाल को डाइवर्ट करने के लिए एक छोटा सा, एक बिना नख दंत विहीन जो है एक कानून, एक गाइडलाइन यूजीसी का लाया गया है, यानी कि एक उसकी पॉलिसी होती बीजेपी की, जब बड़ा कुछ छीनना होता है, कुछ छोटा सिंबलिज्म करती है बीजेपी। ये कुछ ऐसा ही ये दृश्य है इस समय पैदा हो रहा है। इस पे सजग होने की जरूरत है समूचे विपक्ष को। ये जो गाइडलाइन लाई गई है, इसकी एक सीरियस क्रिटिक गंभीरता से लानी चाहिए समूचे विपक्ष को, और जाति जनगणना के सवाल को राजनीति के सेंटर में फिर से लेके आना चाहिए। यही करके ही इस सरकार को के वास्तविक चेहरे को एक्सपोज किया जा सकता है।